Yes. So the topic which we will be starting today is from the chapter Challenges of Nation Building. We have already seen about partition, consequences of partition. Now the next challenge is integration of princely states. So what do you mean by princely states? There were two types of states, I would say. One were provinces and others were princely state. If you talk about British India, अंडर ब्रिटिश इंडिया जब हम वी वर अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश, उसके अंदर टू टाइप के स्टेट्स होते थे. वन वाज प्रिंसली स्टेट्स एंड अदर वाज कॉल्ड provinces. Like today we have states in India, those were called as provinces by the British province. It means there was direct administration run by the Britishers provinces में. But here in the princely states some autonomy, some power was given to the kings, nawabs. जो उस टाइम पे किंग नवाब लोग थे ना, of different places in India, like हैदराबाद की बात कर लें, हम कश्मीर की बात कर लें, मणिपुर की बात कर लें. So those were some areas जहाँ पे princes rule करते थे. In English we called prince, but India we called them by different names, नवाब, kings, sultans, ऐसा. ठीक है. So these princely states, इनको कुछ autonomy दी थी British government ने, that they can in the internal matter, उस princely state के अंदर internal matter क्या चल रहा है, कैसी politics चल रही है, that power was given to them, but they had to accept the paramount crown of British. पर इनको accept करना पड़ता था that उनका leader है कौन actually, they are under the governance of British rule, but Britishers have given them some autonomy because they were also powerful. ये भी कुछ कंट्रोल रखते थे अपनी टेरिटरीज में, अपने किंगडम में. तो ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा, इनको फोर्स करना बेटर नहीं समझा, अदरवाइज उनको इंडिया के ऊपर कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता था. तो उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी को देखा कि प्रिंसली स्टेट्स को हम थोड़ी सी ऑटोनॉमी दे देते हैं कि इफ दिस इज योर रीजन, इसके अंदर इंटरनली व्हाटएवर यू वांट, अपना एडमिनिस्ट्रेशन जैसे चलाना यू कैन, बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, अल्टीमेटली पावर किसकी है, डोमिनेंस किसका रहेगा इन रीजन्स के ऊपर, ब्रिटिशर्स का है. ठीक है. बट अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जिनको हम क्या बोलते थे, प्रोविंसेस, वहां पे डायरेक्टली किसका गवर्नेंस चलता था, ब्रिटिशर्स का. उनका इंटरनल मैटर्स हो, कोई भी मैटर्स हो, कोई उनकी पॉलिसीज, डिसीजंस जो भी हो रहे, इट वाज ऑल रन बाय द ब्रिटिशर्स. सो वंस वी गॉट द इंडिपेंडेंस, हमारा पार्टीशन हुआ, उसके बाद एक चैलेंज और आया, नेशन को अगर हमें जोड़ के रखना है. ब्रिटिशर्स वर गोइंग नाउ, ब्रिटिशर्स वर नाउ ट्रांजैक्शन वाज गोइंग ऑन. ब्रिटिश पावर का किसके हाथ में, इंडियन लीडर्स के हाथ में पावर का ट्रांसफर हो रहा था, वो लोग जा रहे थे. तो नाउ इट बिकेम इंपॉर्टेंट कि प्रिंसली स्टेट्स का क्या होगा. जो प्रोविंसेस थे वो तो इंडियन यूनियन के अंदर आ गए, क्योंकि उनमें तो किसका गवर्नेंस था, डायरेक्ट ब्रिटिशर्स का था. ब्रिटिशर्स वर गोइंग तो इंडिया का कंट्रोल आ जाएगा. बट इसके अंदर तो किंग थे, राजा थे. अब इनको कैसे हम अपने साथ इंटीग्रेट करें. बट इनको अगर इंडिपेंडेंट छोड़ देते तो इंडिया का एक जो टेरिटरी है, कंप्लीट टेरिटरी नहीं बन पाता. अलग अलग जगह प्रोविंसेस होते हैं, बीच में 565 के अराउंड, मोर देन 500 प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया में, छोटे छोटे बड़े बड़े तो सब मिला के. तो कैन यू इमेजिन 565 प्रिंसली स्टेट्स. इनको अगर हम इंडिपेंडेंट एज इट इज छोड़ देते हैं तो इंडिया का जो हमारी टेरिटरी है, इंटीग्रिटी में, इसकी यूनिटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती फ्यूचर में. सो इट वाज टेकन एज अ चैलेंज कि हाउ टू इंटीग्रेट, मतलब जोड़ना. हम अपने इसे अपने इंडियन यूनियन में कैसे जोड़े. ब्रिटिशर्स जा रहे हैं, बाकी सब तो हमारे अंडर आ गया. अब ये प्रिंसली स्टेट्स हैं जो 500 प्लस प्रिंसली स्टेट्स, हाउ टू इंटीग्रेट देम. तो इनको इंटीग्रेट में क्या प्रॉब्लम्स हुई ऑफ द इंटीग्रेशन, गवर्नमेंट्स का क्या अप्रोच था टू इंटीग्रेट दिस प्रिंसली स्टेट्स. कन्वेंशन डाला, इनके जो प्रिंस थे, किंग थे, इनके साथ किस टाइप के नेगोशिएशंस किए गए कि दे वर रेडी टू मर्ज विद इंडियन यूनियन, ताकि हम एक इंडिया को इंडिया बोल सकें. ठीक है. आज ऐसा तो नहीं ना कोई प्रिंसली स्टेट बीच में उसका अलग ही एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, ऐसा तो नहीं है. और उस टाइम पे थे हैदराबाद, कश्मीर, कुछ जगह थी जिन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की है. बट अल्टीमेटली इंडियन गवर्नमेंट was successful in integrating these princely states in India, but it was taken as a challenge. हमें इसको as a challenge लेके इसको सॉल्व नहीं किया जाता, still we would have faced lot of problems. इंडिया के फ्रैगमेंट्स हो सकते थे, टुकड़े हो सकते थे. तो it was taken a challenge to nation building के अंदर. So now I'm reading it from your book. I think the idea is clear what I'm trying to explain. नहीं होता तो पूछ लो, ऐसा कुछ नहीं. आती homework you are doing regularly, but I want you to pay attention. You are writing all the answers properly. That's very good. But important thing is आपको क्या concept समझ आ रहा है नहीं आ रहा. And in humanities, if ma'am is saying you have can score very well, second term में तो हमारे written answers आने हैं, तो do not leave the habit of writing answers. तभी मैं आपको long answer अभी भी दे रहा हूँ, short भी दे rहा हूँ. If you will be able to write the short answers, long answers, you will be able to attempt those MCQs easily. ठीक है. उसके अगर आपने concept ही पढ़ लिया, उसके अंदर से चाहे long आ जाए, short आ जाए, चाहे MCQ आ जाए, you will be able to answer. Because in the term second, the pattern will be same जैसे पहले question paper होता था. तो habit मत छोड़ देना लिखने की. And in fact in the term 1 I will give you long answer also and short also and multiple choice also. ठीक है. तो be in the habit of writing answers. तो ह्यूमैनिटीज का ये बता रहा था, राइटिंग पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउ यू एक्सप्रेस व्हाटएवर इज देयर इन योर माइंड.
तो अच्छे मार्क्स लाने तो लिखना सीखो, ये नहीं कि थोड़ा सा पता है 2 लाइन लिखी क्लास 8th 9th की तरह एंड दूसरे क्वेश्चन में पहुंच गए। इफ यू नो द कंटेंट अबाउट इट, हैव द हैबिट टू एक्सप्रेस इट प्रॉपर्ली। सो अब हम पढ़ रहे हैं आज ये 3 चीजों को कवर करेंगे इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। सो वी आर ऑन पेज नंबर 14 ऑल ऑफ यू। इससे पहले का जो नहीं आए या जो आज आए हैं इससे पहले का पढ़ लेना, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 बार ऑनलाइन में और 1 बार इनको पढ़ा दिया निधि को, कल एक बार संध्या आई थी अलग से, तब भी हमने रिपीट किया था, ठीक है। तो अब इसको करना। British India was divided into what were called the British India provinces and princely states. अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ब्रिटिश इंडिया ऑलरेडी डिवाइडेड थी into 2 parts, provinces and princely states. Please don't be confused, जो स्टूडेंट इधर चुपचाप बैठे। प्रोविंसेस मतलब छोटे-छोटे स्टेट्स थे जिसपे डायरेक्ट किसका कंट्रोल था, ब्रिटिशर्स का। प्रिंसली स्टेट्स वो थे जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन किसका चलता था, किंग का, बट उन किंग को एक्सेप्ट करने पड़ती थी किसकी ऑटोनॉमी की, अल्टीमेट पावर किसकी है, ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिशर के क्राउन के अंदर है हमको थोड़ी सी पावर दे दी है, बस ये रखना होता दोनों माइंड में। द ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। On the other hand, several large and small states ruled by princes. There were several large and small states run by princes. मतलब वो क्या थी, princely states, okay, called the princely states. Enjoyed some form of control over their internal affairs. Same thing I have told. इनको क्या autonomy मिली हुई थी, क्या power मिली हुई थी कि they had control over their internal affairs. As long as they accepted British supremacy. पर वो पावर भी उनको तब तक थी as long as they accept the supremacy of the British crown. जब तक वो माने कि हाँ किसका रूल चल रहा है अल्टीमेटली इंडिया में, ब्रिटिशर्स का। पर ब्रिटिशर्स ने हमको ऑटोनॉमी दी है, अगर वो प्रूव करेंगे कि नहीं हमारी ऑटोनॉमी है, ये हमारा इंडिया है, देन ऐसा नहीं हो पाएगा, तब उनको ये राइट नहीं मिलती, ठीक है। दिस वाज कॉल्ड पैरामाउंटेंसी, मतलब टॉप और सोजनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। Princely states covered 1/3 of the land. So you should know princely state इंडिया का टोटल कितना एरिया कवर करते थे, जितने 556 states थे, they were covering around 1/3 of the land area of British India Empire, and 1 out of 4 Indians lived under princely states. So roughly they have given a idea कि 1 out of 4, हर 4 में से एक इंसान को अगर देखें हम इंडिया की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उस टाइम, हर 4 में से एक इंसान कहाँ रह रहा था हमारा, प्रिंसली स्टेट्स में, बिकॉज प्रिंसली स्टेट बहुत ज्यादा थे नंबर में, 565 के अराउंड, ठीक है। फिर देखते हैं, ये तो बता दिया क्या प्रिंसली स्टेट थी, डिस्क्रिप्शन बता दिया, ठीक है। नाउ द प्रॉब्लम क्या थी प्रिंसली स्टेट, जब वी गॉट द इंडिपेंडेंस, पार्टीशन भी हो गया था, तो प्रॉब्लम क्या रही थी इनके साथ, प्रिंसली स्टेट्स को अपने साथ इंटीग्रेट कराने में। तो द प्रॉब्लम, जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस इट वाज अनाउंस्ड बाय द ब्रिटिश दैट with the end of their rule over India, paramountcy of India, British crown over princely state would also lapse. अब ब्रिटिशर्स ने क्या अनाउंस कर दिया, बिफोर दे वर लिविंग, उन्होंने बोल दिया हमारा एंड हो रहा है रूल इंडिया में, एंड विद दिस एंड इन रूल ऑफ इंडिया, हमारा किसके ऊपर भी रूल एंड हो रहा है, प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर भी हमारा रूल जो था, सुप्रीमेसी जो थी वो एंड हो रही है। और उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई है। अगर वो बोल देते थे कि प्रिंसली स्टेट्स भी मर्ज हो जाएगी इंडियन यूनियन के साथ, अगर ब्रिटिशर्स बोल के जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सारे किंग्स और जितने भी नवाब थे मान जाते। बट उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि इट इज ऑल अप टू द प्रिंसली स्टेट्स एंड द किंग ऑफ ऑल द प्रिंसली स्टेट्स, नवाब ऑफ ऑल द प्रिंसली स्टेट्स, कि वो अपने किंगडम को पाकिस्तान के साथ मर्ज करना चाहते हैं, इंडिया के साथ मर्ज करना चाहते हैं, और दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट। इट विल बी द चॉइस ऑफ द प्रिंसली स्टेट, इट मीन इट विल बी द चॉइस ऑफ द किंग और द नवाब, ये ब्रिटिशर्स बोल के गए। सो दिस वाज द स्ट्रॉन्ग, आई वुड से, स्टेटमेंट जिस पे स्टिक हो गए सारे प्रिंसली स्टेट्स के किंग। उन्होंने बोला है हमें ऑटोनॉमी मिली है कि हम जिसके साथ जाना चाहें उसके साथ मर्ज हो सकते हैं, एंड इफ यू वांट टू बी एन इंडिपेंडेंट स्टेट, हम इंडिपेंडेंट भी रहना चाहते हैं। सी नाउ आई एम रीडिंग दैट this meant that all these states, as many as 565, याद रखना MCQs में 565 in all, would become legally independent. Sorry, ऊपर से पढ़ूंगा वो, ठीक है, छूट गया। Just before independence, it was announced by the British that with the end of their rule over India, paramountcy of British crown was coming to end over princely states would also lapse. This meant that all these states, as many as 565 in all, would become legally independent. सारे princely states independent हो रहे हैं। The British government took the view that all these states were free to join either India or Pakistan. British ने एक और ऐड कर दिया कि वो independent थे, they can join any of the states whether India or Pakistan or remain independent. Third option भी दे दिया, if they want they can remain independent if they so wish. This decision was left not to the people but to the princely rulers of these states. एक चीज और ऐड कर दी कि दिस डिसीजन कि प्रिंसली स्टेट इंडिया को ज्वाइन करेगा, पाकिस्तान को ज्वाइन करेगा,
दिस डिसीजन उस प्रिंसली स्टेट्स के कॉमन सिटीजन्स नहीं लेंगे, द डिसीजन विल बी टेकन ओनली बाय द किंग। मतलब डेमोक्रेटिक यहाँ पे कोई भी सिस्टम फॉलो नहीं होगा कि सिटीजन्स का ओपिनियन को सुना जाए, बस किसका रूल चलेगा, किंग। डिक्टेटरशिप होता है, किंग ने अगर बोला मुझे इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट चाहिए, मुझे मर्ज नहीं हो रहा है इंडियन यूनियन के साथ, तो कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। हैदराबाद देखा बिल्कुल बीच में इंडिया के, अगर वो बोलता मुझे अपना अलग स्टेट चाहिए तो इंडिया के लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। सो यहाँ पे ये स्टार्ट हो गई प्रॉब्लम। अब हम देखेंगे सॉल्व कैसे हुई है। This decision was left not to the people but to the princely rulers of these states. This was very serious problem and could threaten the very existence of United India. This was a very serious problem and this would have been acted as a threat. एक बहुत डर था इसकी वजह से यूनाइटेड इंडिया को यूनाइटेड रखने के लिए। अगर हम बात कर रहे हैं चैलेंजेस की, नेशन बिल्डिंग की बात कर रहे हैं ना, नेशन बिल्डिंग के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज हो जाता, बहुत बड़ा थ्रेट हो जाता अगर ये अपनी बात कर जाते और ये प्रिंसली स्टेट अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट मानते। ठीक है, तो इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे आएगा। द प्रॉब्लम स्टार्टेड वेरी सून। फर्स्ट ऑफ ऑल द रूलर्स ऑफ, तो ये प्रॉब्लम जैसे ही ब्रिटिशर्स गए इस स्टेटमेंट को देने के बाद, तो ये प्रॉब्लम जस्ट प्रिंसली स्टेट्स के जो किंग थे दे स्टार्टेड रिएक्टिंग। तो सबसे पहला जहां से रिएक्शन आया था वो क्या था, याद रखना, द प्रॉब्लम स्टार्टेड वेरी सून। फर्स्ट ऑफ ऑल द रूलर ऑफ ट्रेवेनकोर, ट्रेवेनकोर है टुडेस केरला वाला रीजन जो है, केरला वाला जो रीजन है वो भी प्रिंसली स्टेट था, तो सबसे पहले उसको ट्रेवेनकोर बोलते थे उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया में। अनाउंस दैट स्टेट हैज डिसाइडेड ऑन इंडिपेंडेंस, इन्होंने क्या बोला, हमें इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए। किसने, ट्रेवेनकोर ने। याद रखना सबसे पहला जहां से रिएक्शन आया था ट्रेवेनकोर से, व्हिच इज द टुडेस प्रेजेंट पार्ट ऑफ केरला, वहां से पहला आया एंड दे सेड कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए फ्रॉम इंडिया आल्सो, इंडिपेंडेंट स्टेट की बात की। नाउ यू कैन सी द मैप आल्सो इन दिस पेज, ये पेज है इंडिया बिफोर एंड आफ्टर पार्टीशन, इंडिया बिफोर एंड आफ्टर पार्टीशन, एंड विद दिस बॉक्सेस यू कैन सी येलो वाला पार्ट है ब्रिटिश इंडिया, इट मींस दोज आर द प्रोविंसेस जहां पे ब्रिटिश का रूल चलता था डायरेक्ट। वो येलो वाला पार्ट जितना भी दिख रहा है आपको, यहाँ पे ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्ट चलता था येलो वाले पार्ट्स में, एंड द ब्लू शेडेड पार्ट्स आर द प्रिंसली स्टेट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं। इनको मर्ज हमें कहां करना था, सी इंडिया, कभी इंडिया बन पाता अगर प्रिंसली स्टेट 565 प्रिंसली स्टेट्स अगर इंडिपेंडेंस मांगते हैं, इंडिपेंडेंट होते, या मान लो ये वाला पार्ट हैदराबाद वाला पाकिस्तान के साथ अगर इंटीग्रेट होना चाहता, तो इंडिया का आज हम जो मैप देखते हैं और हम जो पीसफुली आज इंडिया में रह पाते हैं, इंडिया का कितने सारे डिविजन्स हो जाते हैं। कोई भी एक कलर देख पा रहे हैं कहीं पे, एक भी प्रॉपर बेल्ट बन रही है नहीं, कहीं पे येलो, सब मिक्स है, तो ये प्रिंसली स्टेट्स है। तो इट वाज टेकन एज अ चैलेंज कि बहुत इंपॉर्टेंट इन प्रिंसली स्टेट्स को कैसे भी यूनाइट किया जाए इंडियन यूनियन में। ठीक है, तो दिस मैप इज इंपॉर्टेंट। जो हम पार्टीशन की बात कर रहे थे, वेस्ट पाकिस्तान और ये ईस्ट पाकिस्तान। सो आफ्टर द प्रॉब्लम ऑफ ट्रेवेनकोर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज हैदराबाद। हैदराबाद मेड अ सिमिलर अनाउंसमेंट, उसी के जस्ट जब ब्रिटिशर्स गए उन्होंने जो स्टेटमेंट दी उसके रिएक्शन में हैदराबाद का भी एक अनाउंसमेंट आता है। वेरी नेक्स्ट डे rulers like the Nawab of Bhopal were adverse of joining the Constituent Assembly. This response to the rulers of princely states meant that after independence there was a very real possibility that India would get further divided into a number of small countries. अब जिस टाइप के रिएक्शंस आते हैं हैदराबाद से, भोपाल से, ट्रेवेनकोर से और भी प्रिंसली स्टेट से, इससे तो यही लग रहा था कि हमारी कंट्री के और ज्यादा डिविजन्स होने वाले हैं। एक तो इंडिया पाकिस्तान हो गया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, अब ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स भी इंडिया के अलग-अलग फैक्शंस डिवाइड होने वाले हैं। ठीक है, तो दिस वाज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम फॉर इंडिया। द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल इन दीज स्टेट्स आल्सो लुक्ड ब्लीक. This was a strange situation since the Indian independence was aimed at unity, self-determination as well as democracy. अब ये पूरे प्रिंसली स्टेट्स के अगर अंदर हम देखें तो यहाँ पर क्या पॉलिटिकल सिस्टम्स बहुत डिफरेंट थे, यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी। ठीक है, लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं था डिसीजन मेकिंग में, कोई ओपिनियन नहीं सुनना चाहता था। इसलिए किंग्स, कोई चाहेगा कि मेरे हाथ से पावर चले जाए और मैं इंडियन यूनियन के अंदर आ जाऊं और एक मैं कॉमन इंसान बन जाऊं, कोई भी नहीं चाहेगा। अगर मैं भी यहाँ का किंग होता नवाब का, अगर मैं नवाब की तरह जी रहा हूं तो मैं थोड़ी चाहूंगा इंडियन गवर्नमेंट के अंदर आ जाऊं मैं और रूल पूरी इंडियन गवर्नमेंट का चले, मैं एज अ कॉमन सिटीजन रहूं। सो दे वर नॉट रेडी टू मर्ज और इंटीग्रेट विद इंडियन यूनियन। ऑल्दो यहाँ पे जो लोग थे वो परेशान थे, बिकॉज यहाँ पे कैसा वो चलता था प्रोसेस, डिक्टेटरशिप चलती थी, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थी जिसमें एक का रूल चलता था, दैट वाज किंग या नवाब, एंड पीपल हैड टू डू व्हाटएवर द डिसीजंस टेकन बाय द प्रिंस और द लीडर ऑफ द प्रिंसली स्टेट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जबकि इंडिया जो इंडिया था, इंडिया ने क्या था इंडिपेंडेंस के बाद हमने बोला था हम किसकी बात करेंगे, डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करेंगे। इन मोस्ट ऑफ दिस प्रिंसली स्टेट्स गवर्नमेंट वर रन इन अ नॉन डेमोक्रेटिक मैनर। तो जितने भी ये प्रिंसली स्टेट्स थी जो इनमें गवर्नमेंट चलती थी वाज रन इन अ नॉन डेमोक्रेटिक मैनर, and the rulers were unwilling to give democratic rights, and the rulers of these princely states they were not ready to give democratic rights to their citizens.
अगर वो डेमोक्रेटिक राइट्स दे देते, डेमोक्रेसी ले आते अपने प्रिंसली स्टेट्स के अंदर, तो प्रिंस थोड़ी कहलाता, वो तो फिर गवर्नमेंट बन जाती, जैसे हमारी कंट्री है वैसे ही। चलिए ये तो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया इनके बारे में। अब इम्पोर्टेंट आता है गवर्नमेंट ने क्या किया, क्योंकि ये चैलेंज बहुत स्ट्रॉन्ग था। प्रिंसली स्टेट्स का जो रिएक्शन आ रहा था, दे वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेट, कोई अपने लोगों को डेमोक्रेसी नहीं देना चाहता था, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं चाहते थे प्रिंसली स्टेट्स में। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, इट वाज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट कौन सी थी, इंटरिम गवर्नमेंट। कौन सी होती है, इंटरिम गवर्नमेंट वो होती है नॉन इलेक्टेड। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स इलेक्ट हो गए थे हमारे इंडिपेंडेंस से पहले, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था ऑलरेडी, हमने क्लास 11वीं में बुक में पढ़ा था। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के ही जो फ्रेमर्स थे, जो हमने लोगों को अपॉइंट किया था या इलेक्ट किया था प्रोविंस, डिफरेंट प्रोविंसेस से, वो प्रोसीजर हम पढ़ चुके हैं 11वीं में। तो उसी में से कुछ लोगों को किसका पार्ट बनाया, गवर्नमेंट का पार्ट बनाया। उनके भी प्राइम मिनिस्टर कौन थे, नेहरू जी ही थे, ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस ऑल्सो। तो इंटरिम गवर्नमेंट टुक अ फर्म स्टैंड अगेंस्ट द पॉसिबल डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो गवर्नमेंट ने सोचा इसको रोकना पड़ेगा, जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ रही हैं। द मुस्लिम लीग अपोज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड टुक द व्यू दैट द स्टेट शुड बी फ्री टू अडॉप्ट एनी कोर्स दे लाइक। तो यहाँ पे फिर से इंटरफेयर कौन कर रहा है, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने एक तो पाकिस्तान को अलग कर दिया है, एंड नाउ दे आर सेइंग कि इंडिया को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए किसी भी प्रिंसली स्टेट या किसी भी प्रिंस के मैटर्स में, इनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। इफ दे वांट टू बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री, इफ दे वांट टू जॉइन पाकिस्तान और इफ दे वांट टू जॉइन इंडिया, इट शुड बी लेफ्ट ऑल ओवर टू प्रिंसली स्टेट। इंडिया को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ऐसा किसने बोला, मुस्लिम लीग ने, ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट पर्सन आ रहे हैं जिनके बारे में हम एक्स्ट्रा नोट्स भी पढ़ेंगे। अभी इनके बारे में बहुत थोड़ा सा लिखा हुआ है, पर इनके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। क्योंकि जब भी हम इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल हम किसकी बात करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनका नाम आ रहा है थोड़ा सा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ही वाज इंडियाज deputy prime minister and the home minister during the crucial period immediately following the independence. Just after independence he was the home minister also and he was the deputy prime minister. दो portfolios थे इनके पास। He played historic role, ये words बहुत important है। He had played a historic role in negotiating मतलब solution ढूंढना, बातचीत करके सॉल्यूशन निकालना। तो उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स के अलग अलग प्रिंस से जाकर के नेगोशिएट किया, और हिस्टोरिक मूवमेंट था कि वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी हुए। सारों को करने में तो नहीं, फिर अभी पढ़ते हैं, ठीक है। नेगोशिएटिंग विद द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट फर्मली बाय डिप्लोमेटिक एंड ब्रिंगिंग मोस्ट ऑफ देम, बहुत डिप्लोमेसी से, बहुत अच्छे से बात करके प्रॉपर्ली नेगोशिएट किया उन्होंने, एंड ब्रिंगिंग मोस्ट ऑफ देम इनटू इंडियन यूनियन। एंड मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स कहाँ आ गए थे, इंडियन यूनियन में ज्वाइन होने को रेडी हो गए थे, ठीक है। इट मे लुक वेरी इजी नाउ, अगर हम बोले कि फॉर्मली उन्होंने बात करी और आराम से वो लोग रेडी हो गए ज्वाइन करने के लिए इंडियन यूनियन, तो एक सुनने में इजी लग रहा है, बट इट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क व्हिच रिक्वायर्ड स्किलफुल परसुएशन। परसुएशन मतलब किसी को मनाना, तो बहुत स्किलफुल पर्सन चाहिए था नेगोशिएट करना, किस तरीके से उसने प्रिंसली स्टेट्स के प्रिंस को या किंग्स को या नवाब्स को कैसे परसुएट किया है टू मर्ज विद इंडियन यूनियन। दिस वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। सुनने में इजी लग रहा है कि वो गए, बात की और वो रेडी हो गए, पर बहुत स्किलफुली उन्होंने नेगोशिएशंस किए और परसुएट मतलब मनाया है प्रिंसली स्टेट्स को कि ज्वाइन विद इंडिया। उन्होंने अलग अलग कुछ रीजंस दिए होंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंस के साथ साथ उन्होंने ये भी दिखाया होगा कि उनको क्या क्या फायदा हो सकता है इंडियन यूनियन से ज्वाइन होने से, उनकी सिक्योरिटी से रिलेटेड और कई इश्यूज। तो उसमें डिटेल नहीं दी है, इसीलिए स्किलफुल वर्ड यूज किया है कि बहुत अच्छे मेथड से नेगोशिएट किया और परसुएट किया कि प्रिंस को किसके साथ ऐड होने के लिए, इंडियन यूनियन के साथ, ठीक है। फॉर इंस्टेंस देयर वर 26 स्मॉल स्टेट्स। अभी बताएंगे प्रॉब्लम कैसे आ रही थी। प्रिंसली स्टेट्स तो थे प्लस 26 स्मॉल स्टेट्स हैं। टुडे ओडिशा, हम आज जो एक स्टेट की बात करते हैं ओडिशा, उसके अंदर ही कितने स्टेट्स थे, 26 छोटे छोटे स्टेट्स। तो एक इजी टास्क नहीं था जाके परसुएट करना इतने लोगों को। 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात, गुजरात का ये रीजन है, इट हैड 14 बिग स्टेट्स, इट वाज डिवाइडेड इनटू 14 बिग स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स, एंड 119 स्मॉल स्टेट्स। गुजरात के अंदर ही 14 बिग स्टेट्स एंड 119 स्मॉल स्टेट्स। सोचो इतनी जगह जाना एंड इतने सारे लोगों को परसुएट करना, इट वाज अ वेरी स्किलफुल एंड डिफिकल्ट टास्क फॉर वल्लभ भाई पटेल एंड न्यूमरस अदर डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशंस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर। द गवर्नमेंट अप्रोच वाज टू गाइड बाय 3 कंसीडरेशन। जो गवर्नमेंट की अप्रोच थी, जो सरदार वल्लभ भाई की अप्रोच थी टू हाउ टू परसुएट द प्रिंसली किंग्स और these princely states to merge with Indian Union, इसके 3 कंसीडर कर रहे थे, 3 इंपॉर्टेंट चीजें। वो पहले क्या थी, the people of most of the princely state clearly wanted to become a part of Indian Union.
इन प्रिंसली स्टेट्स के अंदर 565 जो हम बोल रहे हैं, जितने भी लोग थे, दे वर लिविंग इन अ विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट, नॉन डेमोक्रेटिक, जहां पे किसका रूल चलता था, किंग का, मोनार्की सिस्टम चलता था, ठीक है, डिक्टेटरशिप चलती थी। तो जितने भी लोग थे वो चाहते थे कि हम किसके साथ मर्ज हो जाएं, इंडियन यूनियन के साथ मर्ज हो जाएं, बिकॉज दे न्यू वेरी वेल कि इफ दे विल बिकम द पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, दे विल बी एबल टू लिव अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ लाइफ, जहां पे उन्हें वोटिंग राइट होगा, फ्रीडम होगा, उनके लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज होंगी, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, लैंग्वेज, लॉ सबके लिए बराबर होगा। ये नहीं होगा कि उनको सप्रेस किया जाएगा, और अगर कोई बैकवर्ड सोसाइटी होगी भी तो उसको क्या किया जाएगा, रिजर्वेशन दे करके अपग्रेड किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। तो दे न्यू ऑल द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश रूल के अंडर नहीं था, प्रिंसली स्टेट्स के अंदर भी नहीं था, पर इंडिपेंडेंस मिल गई थी। जो ब्रिटिश रूल के अंडर जो हमारे प्रोविंसेस थे, उनको तो डेमोक्रेटिक लाइफ अब वो जी सकते थे, बट जो लोग प्रिंसली स्टेट्स के अंदर पीपल थे, बट स्टिल दे वर लिविंग इन अ नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस ऑफ द किंग। तो यहाँ पे जो ज्यादातर लोग थे, गवर्नमेंट ने बताया प्रिंसेस को कि आपके किंगडम में जितने भी लोग हैं वो चाहते हैं कि इंडियन यूनियन में हम मर्ज हो जाए। तो गवर्नमेंट की पहली अप्रोच यही थी। The people of most of the princely states clearly wanted to become a part of the Indian Union. मेरा ही पीरियड है, ठीक है, don't worry. Secondly, second approach क्या थी? The government was prepared to be flexible in giving autonomy to some regions. जब वो बात कर रहे थे प्रिंसेस से, तो they were ready to give them autonomy. अगर कहीं पे ऑटोनॉमी मतलब जैसे ब्रिटिशर्स ने आके उनको ऑटोनॉमी क्या दी थी कि इंटरनल मैटर्स में, अफेयर्स में आप अपने डिसीजंस को ले सकते हैं। तो इंडिया ने भी लालच भी बोल सकते हैं इसको, ट्रैप भी बोल सकते हैं, ठीक है, बट उन्हें धोखा नहीं दिया, बट उनको क्लियरली बताया कि दीज विल बी द एरियाज, हम फ्लेक्सिबल होने को रेडी हैं, आपको कुछ ऑटोनॉमी चाहिए, यू विल बी गिवन। जम्मू कश्मीर का 370 के आर्टिकल की हम बात करते हैं, जो वो क्या था, ऑटोनॉमी तो थी, अलग से जब वो मर्ज हुए तो उनको ये हमने अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट किया, स्पेशल दर्जा दिया एक स्टेट का। ऐसे सबको कुछ ना कुछ हमने एक्स्ट्रा दिया जो प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में यूनियन में मर्ज होने को रेडी हुए, तो कुछ शर्तें रखी थी, ठीक है। तभी लिखा है सेकंड, द गवर्नमेंट वाज प्रिपेयर्ड टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी टू सम रीजंस, द आइडिया वाज टू अकोमोडेट प्लुरैलिटी एंड अडॉप्ट अ फ्लेक्सिबल अप्रोच। इंडिया ने सोचा था हमें थोड़ा फ्लेक्सिबल तो होना पड़ेगा, इफ यू वांट दिस किंग्स एंड प्रिंसली स्टेट्स टू जॉइन विद इंडियन यूनियन एंड व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एज अ नेशन बिल्डिंग चैलेंज, तो हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, हमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंस प्रिंसली स्टेट्स को देनी पड़ेगी, बट अल्टीमेटली इनको रेडी करना पड़ेगा, परसुएट करना पड़ेगा कि इंडियन यूनियन के साथ आप मर्ज हो जाइए एज अ होल इंडिया, अलग अलग टेरिटरीज नहीं होनी चाहिए विद इन इंडिया। ऐसा रहेगा तो हमारी कंट्री के बहुत सारे डिविजन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड था। थर्ड क्या था, इन द बैकड्रॉप ऑफ पार्टीशन व्हिच ब्रॉट इनटू फोकस द कंटेस्ट ओवर डिमार्केशन ऑफ टेरिटरी, द इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन हैज अज्यूम्ड सुप्रीम इंपॉर्टेंस। आफ्टर पार्टीशन इट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने अपनी बाउंड्रीज और टेरिटरीज को क्लियर करना पड़ेगा। अगर बहुत टाइम तक इस टाइप से ही प्रिंसली स्टेट्स का बाउंड्रीज का डिफरेंस और जो डिवीजन चलता रहा, हमारी जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज भी हैं वो भी क्लियर नहीं हुई, तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे पार्टीशन हो गया। तो वेरी सून बहुत इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है हमें अपने नेशन बिल्डिंग के ऊपर, और अपने टेरिटरीज को सिक्योर करना पड़ेगा। इसीलिए बहुत जल्दी हमने अपने इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर वर्क किया। और अगला हमने क्या किया इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स, सॉरी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। क्योंकि अब हम इंडिया को हमने बोल दिया, ठीक है, इंटीग्रेट हो गया, एक पार्ट बन गया इंडिया, लेकिन अब उसके अंदर इतनी सारी स्टेट्स, पीपल लिविंग विद स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, फॉलोइंग डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कस्टम्स, डिफरेंट प्रैक्टिसेस, डिफरेंट आइडियोलॉजीज, अब उनको भी तो वी हैड टू अकोमोडेट विद इन इंडिया। वी वर हैविंग सो मच ऑफ डाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी के बेसिस पे किन लोगों को किस स्टेट के अंदर, वो बनावा नहीं आया था प्रिंट की पहले ये उत्तराखंड होगा या यूपी होगा, फिर लोगों के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, उनके कस्टम्स कल्चर के अकॉर्डिंग हमें क्या बनानी पड़ी, बाउंड्रीज ड्रॉ करने लगी पड़ी कि दिस इज गुजरात, दिस इज पंजाब, दिस इज हरियाणा, दिस इज जम्मू कश्मीर, पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये साउथ में आ गया, नॉर्थ ईस्ट में 7 कंट्रीज कैसे कैसे होंगी, क्योंकि बोलने को नॉर्थ ईस्ट में छोटी छोटी कंट्रीज हैं और उन्हें 7 सिस्टर्स बोलते हैं, क्योंकि उनके कल्चर कस्टम्स बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से, तो वो एक दूसरे से कंफर्टेबल नहीं थे, तो उनको छोटे छोटे फैक्शन से बांटा। तो दिस वाज आल्सो अ चैलेंज, जहाँ पे हमने स्टेट्स की क्या बनानी थी, हमें रीऑर्गेनाइज करना था इंडिया को। पहला पार्ट था इंडिया को हमने इंटीग्रेट कर लिया, आफ्टर इंटीग्रेट इंटरनली अब क्या प्रॉब्लम आ रही है, लोग कंफर्टेबल नहीं है एक दूसरे के साथ, क्लैशेस हो रहे हैं क्योंकि एक दूसरे की टेरिटरी में जब सामने आएंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं डेली एक्टिविटीज में सामने कॉन्फ्लिक्ट होंगे, तो उसके लिए स्टेट्स को रीड्रॉ करना दैट वाज अ वेरी बिग टास्क फॉर द गवर्नमेंट दैट टाइम। बट आगे चलिए हमें अभी स्टिल वी आर ऑन दिस टॉपिक, ठीक है, इंटीग्रेशन। तो दीस 3 वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट अप्रोचेस आई कैन से और कंसीडरेशन जो गवर्नमेंट कर रही थी इनको अपने साथ मर्ज करने के लिए। नाउ द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पेज इज, बिफोर 15th August 1947
पीसफुल नेगोशिएशन। अब देख रहे हैं हम गवर्नमेंट ने कैसे कैसे नेगोशिएट करने की कोशिश की है। तो अब डेट बता रहे हैं बिफोर 15 अगस्त, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त 1947, उससे पहले ही पीसफुल नेगोशिएशंस हैज ब्रॉट ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स whose territories were contiguous to the new boundaries India into the Indian Union। सारी princely states मर्ज होने को रेडी हो चुकी थी और हो चुकी थी मर्ज ऑलरेडी बिफोर द इंडिपेंडेंस। जो हम चीजें पढ़ रही है ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस से एक दिन पहले, 2 दिन पहले या कुछ दिन पहले की स्टोरीज हैं, ठीक है। So by 15th August 1947, peaceful negotiations had brought almost all states whose territories were contiguous to the new boundaries of India into the Indian Union। The rulers of most of the states signed a document of instrument of accession। Please very important, underline this। जो भी princely states they were ready to merge with Indian Union, they had to find a document, एक agreement sign होता था, and that agreement was called instrument of accession। accession मतलब हम ready हैं, राजी हैं, फॉर्मली कुछ वो भी तो चाहिए ना, रिकॉर्ड हमें, ठीक है ये स्टेट राजी हो गया, इन्होंने साइन कर दिया, तो मर्ज विद इंडियन यूनियन। इट वाज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। सिंबल 1 मार्क्स में आ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, गिव एग्जांपल, ठीक है। which meant that states agreed to become a part of Union of India। इसका मतलब ये था princely states were ready to merge with Indian Union। इंडियन यूनियन का मतलब होता है पूरी टेरिटरी इंडिया की, यूनियन वर्ड आ रहा है ना बार बार, इंडिया की जितनी भी कंट्रीज स्टेट्स थी, ठीक है। एसेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। अब ये बता रहे हैं किन किन स्टेट्स में प्रॉब्लम हुई। मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स को इजीली परसुएट कर लिया था, पर कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, लाइक प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर। ये नेम्स याद रखने आपको, आ सकता है कि प्रॉब्लम्स इनके साथ हुई इंटीग्रेट करने में। जूनागढ़, ठीक है, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर प्रूव्ड मोर डिफिकल्ट देन द रेस्ट एज कंपेयर्ड। इतना आसान तो नहीं हुआ सबको, बट एज कंपेयर्ड टू द अदर स्टेट्स इन चार को अपने साथ इन्वॉल्व करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई गवर्नमेंट को और सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। द इशू ऑफ जूनागढ़, जूनागढ़ कहाँ पे, मैप के पीछे देखो, गुजरात वाले रीजन में, ये पुराने नेम्स है कुछ कुछ जगह के, दिख रहा है मैप में पीछे, ठीक है। तो जूनागढ़ का यहाँ पे एक एक देख रहे हैं कैसे इंटीग्रेट किया है इन चारों को एक एक करके। तो पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं किसका, जूनागढ़ का। द इशू ऑफ जूनागढ़ वाज रिजॉल्व्ड आफ्टर द प्लेबिसिटी कन्फर्म्ड पीपल डिजायर टू जॉइन इंडिया। प्लेबिसिटी क्या होता है, व्हेन द डिसीजन मेकिंग इज डन डायरेक्टली, पीपल से पूछा जाता है, यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन और यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ this princely state Junagadh, and you want to be run by the non-democratic form of government under the princely rule, or you want to be a part of Indian Union and live a life under a democratic form of government। तो लोगों का सपोर्ट किस तरह था, इंडियन यूनियन। तो यहाँ पे ये वोटिंग हुई थी, इसकी वजह से जूनागढ़ किसके साथ हमारा मर्ज हो गया, इंडियन यूनियन के साथ। तो मेथड आपको पता होना चाहिए, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेबिसाइट, ओके, प्लेबिसाइट का मतलब ये होता है ओपन वोटिंग होती है, लोगों से उनकी क्या व्यूज है, उनके क्या ओपिनियन है, एंड व्हाट आर देयर डिजायर्स फॉर देयर फ्यूचर, वो डायरेक्टली अपना वोटिंग कर सकते हैं। तो ये डिसाइड हुआ था कि जूनागढ़ में डायरेक्ट वोटिंग होगी, जो लोग बोलेंगे वही होगा। तो पीपल वांटेड टू बी पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, तो जूनागढ़ इजीली हमारा मर्ज हो गया। फिर उसके बाद आता है हमारा, यू विल रीड अबाउट कश्मीर इन चैप्टर 8। कश्मीर के बारे में पर्टिकुलरली इस बुक का चैप्टर 8 है, उसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। हियर लेट अस लुक एट द केस ऑफ हैदराबाद एंड मणिपुर। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं हैदराबाद और मणिपुर। अब चैप्टर 8 तो हमारे सिलेबस में है नहीं, तो उसका मैं अलग से चैप्टर खोल के कश्मीर के बारे में पढ़ लूंगा, पर पहले हैदराबाद और मणिपुर का पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर इस टॉपिक को यहीं पे आज खत्म करूंगा। सोच रहा हूं आधा रह जाता है तो फिर नींद तो नहीं आ रही किसी को। आई एम कंटिन्यूअसली स्पीकिंग। सोया कौन कौन, अंबिका, कुछ पता चल रहा है क्या है? भले आप 2-3 महीने बाद आ रही हो, बट द गुड थिंग इज कि हमारा न्यू चैप्टर है और न्यू कंसेप्ट है पूरा, तो पीछे से रिलेटेड कुछ भी नहीं है ओल्ड वॉर वगैरह से, ठीक है। और आई थिंक ऑल आर यू आर वेरी मच कनेक्टेड टू दिस टॉपिक्स। फ्रीडम स्ट्रगल हम सबने हिस्टोरिकल, तभी मैंने बोला ये जो बुक है ना, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इट इज अ ओवरलैपिंग नेचर ऑफ अ बुक। जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आएगा, हमारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी आएंगे, पर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स किसके बेस पे आएंगे, आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। जब हम पार्टीशन की बात कर रहे हैं क्या, ओके, सो हैदराबाद का मैंने बता दिया। हैदराबाद वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट वाज सराउंडेड एंटायरली बाय द इंडियन टेरिटरी। सम पार्ट्स ऑफ ओल्ड हैदराबाद स्टेट्स आर टुडे पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। और जो रूलर था वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन एट दैट पर्टिकुलर टाइम। The Nizam wanted an independent status for Hyderabad. Of course, he was the Nizam. He was the richest man. वो चाहेगा कि मैं एक गवर्नमेंट के अंडर अपना डोमिनेंस में रहूं या अपनी पावर्स को शेयर कर दूं, डिसइंटीग्रेट हो जाए मेरी पावर्स,
या डिसेंट्रलाइज बोलेंगे पावर्स का, तो कोई भी नहीं चाहेगा, ठीक है। तो ही वाज वेरी रिच, वो चाहता था मेरा जो ये हैदराबाद किंगडम है, इसी टेरिटरी को कैसे स्टेटस मिले, इंडिपेंडेंट स्टेट मिले, कि मैं अपनी ही कंट्री बना लूं, अपना ही स्टेट बना लूं, इंडिपेंडेंस वाला, ठीक है। He entered into what was called the standstill agreement with India। तो जब गवर्नमेंट गई इनके पास, नेगोशिएशंस हुए, परसुएड किया गया निजाम को, उसने बात नहीं मानी और इनका एग्रीमेंट किसमें चले गया, स्टैंड स्टिल, मतलब उस पर डिसीजन हो ही नहीं पाया, ठीक है। तो ब्रेक हो गया वहां पे पूरे 1 ईयर का। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद इंडिया इन नवंबर 1947 फॉर अ ईयर, एक साल तक के लिए, मतलब इसका कोई भी डिसीजन नहीं हो पाया। इंडिपेंडेंस हो गई थी बाय 1947 नवंबर था। While negotiations with the Indian government were going on, पर negotiations चल रहे थे पर डिसीजन नहीं आ पाया, तभी इसके लिए वर्ड यूज क्या कर रहे हैं, स्टैंड स्टिल, क्योंकि एकदम से इसका डिसीजन नहीं आ पाया। फिर क्या हुआ, इन द मीन टाइम जब ये नेगोशिएशंस चल रहे थे इंडियन गवर्नमेंट और निजाम के कि क्यों उसको मर्ज करना चाहिए विद इंडियन यूनियन, वेयर ही वाज सेइंग ही वांटेड टू हैव अ इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट, उस टाइम पे the meantime movement of the people of Hyderabad, मैंने बताया ना, people were all the people on all the princely states, they wanted to be a part of Indian Union। पहले तो उनकी कोई बात सुनने वाला था नहीं जो हैदराबाद प्रिंसली स्टेट के अंडर रह रहे थे, पर यहाँ के लोगों ने अब रियलाइज किया कि इंडियन गवर्नमेंट कैन सपोर्ट देम, अगर उन निजाम के कंट्रोल डोमिनेंस से बाहर आना है उनको इंडियन यूनियन में ज्वाइन होना ही पड़ेगा। और दे थॉट कि इसमें हमारा पार्टिसिपेशन जरूरी है, अगर इंडियन गवर्नमेंट और निजाम बात करता रहा तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, 1 ईयर ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पे लोगों ने क्या किया, दे स्टार्टेड डेमोन्स्ट्रेटिंग एंड प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए। तो तभी हम बोलते हैं कि जब आपसे क्वेश्चन आ सकता है हैदराबाद कैसे इंटीग्रेट हुआ, जूनागढ़ कैसे इंटीग्रेट हुआ, तो वो टर्म पता होनी चाहिए, सबका अलग अलग मेथड था इंचार्ज। तो हियर Hyderabad state against the Nizam rule gathered forces, the peasantry in the Telangana region in particular, peasants होते हैं जिनका अपना लैंड नहीं होता, लेबर्स होते हैं, and they work in the farms of the other people जिनके अपना लैंड है, as a labor they work करते हैं। तो स्पेशली ये लोग बहुत ज्यादा परेशान थे किसके रूल से, निजाम के। So they supported this movement along with women also supported this movement against Nizam's rule because they wanted to join the Indian Union। So the peasantry in the Telangana region, Telangana पता ना हैदराबाद का पार्ट था, now it's a separate state, ठीक है। In the particular was a victim of Nizam's oppressive rule and rose against him। तो निजाम के रूल के अगेंस्ट ये लोग खड़े हो गए। Women who had been seen the worst of this oppression joined the movement। Women ने भी बहुत poor conditions face किए under the rule of निजाम, ठीक है। निजाम बहुत डिक्टेटर था, ऑटोक्रेटिक रूलर था, उसके अंदर जो पीजेंट्री थे, गरीब लोग थे, जो वुमेन्स थी, इन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस किए हैं। तो जब इनको अपॉर्चुनिटीज मिली तो ये सब यूनाइटेड हो गए एंड दे स्टूड अगेंस्ट द निजाम रूल एंड दे वांटेड टू सपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट। तो यहाँ पे देखिए वुमेन्स आल्सो हैड बीन सीन द वर्स्ट ऑफ दिस ऑपरेशन, ज्वाइंड मूवमेंट इन द लार्ज नंबर, बहुत सारी वुमेन्स ने भी इस मूवमेंट को ज्वाइन किया। द हैदराबाद टाउन वाज द न्यू सेंटर ऑफ दिस मूवमेंट। हैदराबाद का जो टाउन था वहां पे ये मूवमेंट्स बहुत ज्यादा होने लगे। कम्युनिस्ट पार्टी, अब यहाँ पे क्या होता था, निजाम तो क्या था, डिक्टेटर था, किंग था, तो यहाँ पे कोई अपोजिशन पार्टीज होंगी, आपके अकॉर्डिंग नहीं रही होंगी, बट यहाँ पे सडनली कौन सी पार्टीज आ गई, जो पार्टीज लोगों की थी, कम्युनिस्ट एंड द हैदराबाद कांग्रेस were in the forefront of the movement, they were supporting the movement, क्योंकि वो भी चाहते थे ये जो किंग्स रूल है, जो मोनार्की सिस्टम चल रहा है, ये हट जाए। तो यहाँ पे कुछ दो पॉलिटिकल पार्टीज ने भी सपोर्ट किया इस मूवमेंट को। द निजाम रिस्पोंडेड, तो निजाम को गुस्सा आया, ही रिस्पोंडेड इस मूवमेंट के अगेंस्ट, ही वाज सो पावरफुल, उसने रिस्पोंड किया by unleashing a paramilitary, उसकी पैरामिलिट्री जैसे आर्मी होती है, ट्रूप्स होते हैं, he sent his troops and paramilitary into the city जब मूवमेंट्स हो रहा था, and उन पैरामिलिट्री का नाम क्या था, रज़ाकार्स, पता होना चाहिए what were the paramilitary of नवाब कॉल्ड और निजाम कॉल्ड। तो रज़ाकार्स उनका नाम हुआ करता था, किसका नाम था रज़ाकार्स, सीरिया, और द पैरामिलिट्री जो ग्रुप होता था उनको रज़ाकार्स बोलते थे। ऑन द पीपल, उन्होंने पीपल के ऊपर अटैक कर दिया। तो एट्रोसिटीज क्या होता है, पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द ग्रुप्स को मारना काटना। तो एट्रोसिटीज होने लगी लोगों के साथ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, फीमेल्स के साथ। कम्युनल नेचर ऑफ रज़ाकार्स न्यू नो बाउंड्स, जो रज़ाकार्स थे ये बहुत बुरी तरीके से लोगों को मार रहे थे, एट्रोसिटीज हो रही थी, ठीक है। इस मूवमेंट में क्या होता है फिर, दे मर्डर्ड, मेम्ड, मर्डर कुछ लोगों को मार दिया। मेम्ड क्या होता है, पर्टिकुलर ऑर्गन किसी बॉडी का कट ऑफ कर देना, जिसकी वजह से हम हैंडीकैप हो जाते हैं, किसी की आई फोड़ दी, किसी का हैंड कट कर दिया, लेग कट कर दिया, इस हालत में छोड़ दिया कि वो इंजर्ड है और वो अपनी कोई बॉडी का एक पार्ट खो देता है, ठीक है। मेम्ड, रेप्ड एंड लूटेड, तो लोगों के साथ ये एक्टिविटीज होने लगी। टारगेटिंग पर्टिकुलरली द नॉन मुस्लिम्स, और जो ये रज़ाकार्स थे दे वर पर्टिकुलरली टारगेटिंग द पीपल हु वर नॉन मुस्लिम्स, क्योंकि हैदराबाद की मेजॉरिटी देखें तो वहां पे ज्यादातर कौन लोग थे, मुस्लिम्स थे। मुस्लिम्स इतना ज्यादा अपोज नहीं करते थे निजाम का, और जो नॉन मुस्लिम्स थे वो ज्यादा अपोज कर रहे थे। तो रज़ाकार्स वर मोस्टली एमिंग दोज नॉन मुस्लिम पीपल who were protesting.
द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू ऑर्डर, यहाँ पे अब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा वी नीड टू इंटरफियर इन दिस प्रिंसली स्टेट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया किसको, अपनी आर्मी को, टू टैकल दिस सिचुएशन को, ठीक है। इन सितंबर 1948 इंडियन आर्मी मूव टू द कंट्रोल निजाम फोर्स। सितंबर में 1948 आफ्टर इंडिपेंडेंस चल रहा है, अभी तक हैदराबाद को देखा जाए तो वो इंटीग्रेट नहीं हुआ है, प्रोसेस चल रहा है, तो आर्मी जाती है और निजाम की फोर्सेस को कंट्रोल करती है इंडियन आर्मी। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिन ये चलता है, ऑफ इंटरमिटेंट फाइटिंग, इनके बीच में फाइटिंग चलती है इंडियन आर्मी एंड रजाकार्स के बीच में, निजाम सरेंडर, फाइनली इंडियन आर्मी वाज पावरफुल, उन्होंने रजाकार्स को हराया, निजाम को सरेंडर करना पड़ा, वो पावरफुल था क्योंकि वो किसके बेस पे पावरफुल था, अपनी आर्मी के, पैरामिलिट्री को उन्होंने हरा दिया इंडियन आर्मी ने, तो उसने सरेंडर किया। दिस लेड टू हैदराबाद असेशन टू इंडिया, फाइनली निजाम जब सरेंडर कर लेता है, ही वाज प्रेशराइज्ड, उसको साइन करना पड़ा इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, और हैदराबाद भी मर्ज हो गया इंडिया के साथ, ठीक है। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ हैदराबाद। मणिपुर की भी देख लेते हैं, ओके, सुननी है स्टोरी, एक और भी सुन लो, ठीक है, फिर ये वाला टॉपिक कर लेंगे। फिर अ फ्यू डेज बिफोर इंडिपेंडेंस, मणिपुर का, नाउ द स्टोरी ऑफ मणिपुर, वो सेपरेट था, जूनागढ़ का पढ़ लिया, हैदराबाद का पढ़ लिया, मणिपुर का क्या है। अ फ्यू डेज बिफोर इंडिपेंडेंस द महाराजा ऑफ मणिपुर बोध चंद्र सिंह, ऑल दिस नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिपेंडेंस से कुछ दिन पहले वहां क्या, उसके जो प्रिंसली स्टेट के लीडर को हम क्या बोलते थे, महाराजा। सो यू हैव टू सी, अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स, अलग रीजन में अलग कल्चर है, तो प्रिंसेस आर कॉल्ड बाय द डिफरेंट नेम, कहीं पे किंग, कहीं पे महाराजा, कश्मीर में हम किंग राजा बोलते हैं, राजा हरिश्चंद्र, ठीक है, यहाँ पे हमने निजाम बोला, यहाँ पे क्या बोलते हैं, महाराजा, ठीक है। महाराजा ऑफ मणिपुर बोध चंद्र सिंह साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, उन्होंने भी साइन किया with the Indian government on the assurance that the internal autonomy of Manipur will be maintained। उन्होंने एक शर्त में इस एसेशन को साइन किया, उन्होंने बोला मणिपुर की जो इंटरनल ऑटोनॉमी है, जो हमारी इंटरनल अफेयर्स है, उसको हम खुद मेंटेन करेंगे। इंडिया ने क्या बोला था जब हम मर्ज करने की बात कर रहे थे, अप्रोचेस कुछ 3 अप्रोच अपनाई थी। एक अप्रोच उसमें क्या थी कि वी नीड टू बी फ्लेक्सिबल, अगर हमें अभी इंपॉर्टेंट क्या, हमें इन्हें मर्ज करना है, इंस्ट्रूमेंट साइन करवाना है, तो उन्होंने मणिपुर को ये ऑटोनॉमी दे दी, ठीक है, इंटरनल अफेयर्स आप अभी अपने चला सकते हैं, बट यू हैव टू मर्ज विद इंडियन यूनियन, ठीक है। तो उन्होंने साइन किया इससे, मणिपुर वुड बी मेंटेन अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन। महाराजा हेल्ड इलेक्शंस, पर लोगों का बहुत ज्यादा, मैंने बताया किसी भी किंग के अंदर लोग खुश नहीं थे। लोगों ने बोला ये क्या बात हुई, यू हैव साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, वी आर द पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, स्टिल रूल किसका चल रहा है, महाराजा का चल रहा है, सो दिस इज नॉट गुड। तो लोगों का प्रेशर आया, वहां पे डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ, और उस प्रेशर में राजा एग्रीड कि वहां पर वी विल हैव इलेक्शंस। तो पहली बार वहां पे क्या हो, इलेक्शंस। किंग के अंदर कभी इलेक्शन होते हैं, नहीं होते हैं ना, और यहाँ पे इलेक्शंस हो, इसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, किंग की पावर्स को लिमिट करेंगे, पर लोगों की पावर भी चलेगी और किंग की भी चलेगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर रहेगा। तो यहाँ पे इलेक्शंस हुए मणिपुर में इन जून 1948 आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब, एंड द स्टेट बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन हो गए, तो अब ये मोनार्की नहीं रहा, ये क्या बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शंस हुए फर्स्ट टाइम, और प्रेशर में हुए, कोई किंग चाहता नहीं था, बट लोग बहुत अगेंस्ट हो गए थे। Thus Manipur was the first part of India to hold an election। ये हमेशा याद रखना, मणिपुर आफ्टर इंडिपेंडेंस was the first state जहां पर इलेक्शन हुए थे, to hold election based on universal adult franchise। पहली बात याद रखना, जहां पर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एक पॉलिटिकल फिनोमिना है जो इंपॉर्टेंट, वो कहां पे यूज हुआ था, किस स्टेट में यूज हुआ था, दैट वाज मणिपुर, ठीक है। वो भी किस रीजन की वजह से, इंटीग्रेशन की वजह से, थोड़ी ऑटोनॉमी इंडिया ने उनको दी थी, बट लोग उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वहां पे इलेक्शंस हुए। इलेक्शन में जो मेथड फॉलो हुआ वो क्या था, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, इट मींस वहां पे जो भी 18 ईयर से ऊपर का मेल या फीमेल जो भी थे, दे वर अलाउड टू वोट। तो फर्स्ट टाइम मणिपुर में हुआ था, ओके। इसे मैं रोक देता